हाय। हम क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री की बुक अभी पढ़ रहे हैं। इस बुक में हमने सेक्शन 1 इवेंट्स एंड द प्रोसेस, इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये 3 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम सेकंड सेक्शन देखते हैं, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। इसमें फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर्स हम जल्दी से पढ़ते हैं। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट बुक पिक करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेक्शन नंबर 2, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एक हम रफ आइडिया लेंगे, देन हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स दिए हैं, बिकॉज हमारी जो लाइफ होती है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। बीट ऑक्सीजन देखिए, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखिए, या फिर टिम्बर एंड ऑल लाइवलीहुड ऑप्शंस। फॉरेस्ट हमारी लाइफ का एसेंशियल बेस प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। देन कोलोनियलिज्म इसमें कैसे आया वो भी हम देखेंगे, बिकॉज दिस इज हिस्ट्री, तो हम कोलोनियलिज्म भी मतलब फॉरेस्ट देखेंगे बट विद द एंगल ऑफ दिस कोलोनियलिज्म। वाई डिफॉरेस्टेशन, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। देन विल रीड अबाउट दिस स्लीपर्स, इनका क्या हिस्ट्री है, कहाँ पे ये स्लीपर प्लांटेशन होता था। देन हम ये देखेंगे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैसे आया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर लाइक टी, कॉफ़ी, ये अलग अलग जगह प्लांटेशन वर्कर्स, इनका माइग्रेशन होता था। देन व्हाट इज़ द राइज ऑफ दिस कमर्शियल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट का कमर्शियल यूज़ कैसे स्टार्ट किया, इसने उसकी लाइफ्स को कैसे इम्पैक्ट किया। फिर फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन कैसे होता है। ये फायर्स, बिकॉज अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था अमेजोन रेन फॉरेस्ट में फायर्स लगी थी, देन ऑस्ट्रेलिया में फायर्स लगी थी। ये फायर्स काफ़ी कॉमन होती है एंड ये राइज भी हो रही है विद क्लाइमेट चेंज। हु कुड हंट, हंटर्स एंड गैदरर्स, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। देन हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो इंडिया में जो ट्राइब्स रहते थे फॉरेस्ट में, इन्होंने इनका काफ़ी विद्रोह किया था। इसमें बेसिकली ये परगना और ये हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। देन द फियर्स ऑफ द पीपल। इसके बाद जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, द वुड कटर्स ऑफ जावा, डच साइंटिफिक थ्योरी, दिस इज सामिन्स चैलेंज। ये पूरा जावा है। एक्चुअली जो इक्वेटर होती है ना, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और रिच रिजर्व्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज के। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, द न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री एंड फाइनली क्वेश्चन। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड चैप्टर। सारी एनसीईआरटीज़ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत नॉलेजेबल है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है उनकी। सो अगेन हमारा अप्रोच सेम है, हम हर शब्द को पढ़ने वाले हैं, हर सेंटेंस को पढ़ेंगे और कवर टू कवर हम सारी एनसीईआरटीज़ ऐसे पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम क्लास नाइन्थ में हैं, तो इसमें हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्कोप की बात करेंगे, उस लेवल पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन 2 है ये, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीवन यापन करने के लिए आप जो काम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइवलीहुड। इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ कैसे डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट एंड ऑल, लाइवलीहुड इकोनॉमीज़। और सोसाइटीज़ कैसे फॉर्म हुआ है। सी सेक्शन जो 2 है ना, इसमें हमने अपना फोकस शिफ्ट किया है लाइवलीहुड और इकोनॉमीज़ में। अभी जैसे हम फ्रेंच, सोशलिज्म, नाजिज्म, ये सब सेक्शन 1 में पढ़ा। अब हम देखते हैं लोगों को, बिकॉज इन दी एंड यू हैव टू डू समथिंग, हमको काम करना पड़ता है, वरना हमको पैसे नहीं मिलते हैं और फिर हमारे को, हम अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। तो वी नीड टू डू दिस लाइवलीहुड। इकोनॉमीज़ भी इसी पे चलती है। सो वी विल लुक एट हाउ द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल पे ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, एंड पेस्टोरलिस्ट, मतलब ये घूमते रहते हैं, ये नोमैडिक भी होते हैं, और दिस चरवाहा, ये इस टाइप के। पेस्टोरलिस्ट चेंज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड हाउ दे प्लेड अ पार्ट इन शेपिंग दीज चेंजेस। तो ये देखते हैं इन लोगों ने कैसे मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज किया। बिकॉज ये हिस्ट्री की बुक है, तो हम ऐसे इसमें हिस्टोरिकल एंगल इनका देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे प्रोग्रेस हुआ है और कैसे हम अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आए। ओके, सो हैव पेशेंस, और बड़े आराम से हम इसको पूरा पढ़ते हैं। So all too often in looking at the emergence of the modern world, we only focus on factories, cities, industries, agricultural sector, जो सप्लाई करती है मार्केट को। जैसे हमने अभी तक हिस्ट्री में यही देखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, देन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर है, बट इसके अलावा भी एक चीज़ है, दैट इज़ दिस फॉरेस्ट एंड दिस पेस्टोरलिस्ट। सो बट वी फॉरगेट दैट देयर आर अदर इकोनॉमिक आउटसाइड दीज सेक्टर, और भी इकोनॉमीज़ हैं जो इस सेक्टर्स के बाहर हैं। दूसरे और भी लोग होते हैं हु मैटर टू द नेशन। टू मॉडर्नाइज द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स,
ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये चेंज करते रहते हैं, आज कल्टीवेशन यहाँ किया, देन फिर वहाँ का स्लैश एंड बर्न करेंगे, दूसरी जगह ये कल्टीवेशन करने लग जाएंगे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं, अलग अलग जगह इन्हें अलग अलग नाम से होता है। ओके, एंड फूड गैदरर्स ऑफन सीम टू बी स्टक इन द पास्ट। ये अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है। सम ट्राइब्स आर स्टक इन द पास्ट। इट इज़ एज इफ देयर लाइव्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी द इमर्जेंस ऑफ द कंटेम्प्ररी वर्ड। अभी अभी का कंटेम्प्ररी वर्ड में ये जो सेक्शन 2 है, इसमें हम सजेस्ट करते हैं दैट वी नीड टू नो अबाउट देयर लाइव्स, सी हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर वर्ड, ये कैसे रहते हैं, इनकी इकोनॉमीज कैसे ऑपरेट करती है। देयर कम्युनिटीज आर मच पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। They are not simply survivors from a bygone area. They are not simply survivors from a bygone area. Very good. So chapter number 4 हमें बताएगा forest and tell you about the variety of the ways forest were used by communities living within them. ये हमें बताएगा हाउ इन द 19th सेंचुरी में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुई, अर्बन सेंटर्स, शहर बनने लग गए, शिप्स बनी, रेलवेज़ बने। इन्होंने एक नया डिमांड बना दिया फॉरेस्ट के टिम्बर का। जैसे जो रेलवे बनती थी ना, इसके जो ये स्लीपर्स होते थे, जो ये इन फॉरेस्ट टिम्बर से बनने लग गए, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो फॉरेस्ट भी डिफॉरेस्टेशन होने लग गया। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में न्यू डिमांड लेटस न्यू रूल्स ऑफ फॉरेस्ट यूज़, फॉरेस्ट पॉलिसीज आई। जैसे अभी भी हम रिसेंटली एक फॉरेस्ट पॉलिसी यूज़ हुई थी, MOEFCC ने रिलीज़ किया था। तो इस तरीके से फॉरेस्ट का रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये चेंज होती हुई आई है। न्यू वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट। यू विल सी हाउ कॉलोनियल कंट्रोल वर वॉज एस्टैब्लिश्ड ओवर द फॉरेस्ट, हाउ फॉरेस्ट एरियाज वर मैप किया गया, ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया और वहाँ पे प्लांटेशन डेवलप हुआ। ऑल दीज डेवलपमेंट्स अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ दोज लोकल कम्युनिटीज़, मतलब वो कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही थी और उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। सो दे वर फोर्स टू ऑपरेट विद इन न्यू सिस्टम। इन पे जब बाहर वाले आ गए तो इनको अपना तरीके बदलने लग पड़े, इन्होंने अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज किया। बट कुछ लोगों ने रेबेल भी किया, विद्रोह किया अगेंस्ट द रूल्स एंड परसुएडेड द स्टेट टू चेंज इट्स पॉलिसी। सो इस चैप्टर में हम विल गिव यू एन आइडिया, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, सच डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडोनेशिया। देन चैप्टर नंबर 5 जो है, ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पेस्टोरलिस्ट इन द माउंटेन एंड डेजर्ट्स में, इन द प्लेन प्लेटू ऑफ इंडिया और अफ्रीका में, ये घुमक्कड़ हैं। पेस्टोरल कम्युनिटीज इन बोथ दीज एरियाज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन, येट वी रेयरली स्टडी देयर लाइव्स। इनकी जो हिस्ट्री है, डो नॉट एंटर द पेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, इनकी हमने ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके बारे में लिखा भी नहीं गया है हिस्ट्री में। चैप्टर 5 विल शो यू हाउ देयर लाइव्स वर अफेक्टेड बाय द कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड ओवर द फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए, नेशनल पार्क्स बना दिए, तो अब उसमें रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट बंद हो गया। जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, तो अब नेशनल पार्क में इनका रिस्ट्रिक्शन हो गया, देन अगेन ये कम्युनिटी सफ़र करेगी। सो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, इन सब पहलू को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो ग्रेजिंग फील्ड इनके कम हो गए। It will tell you about the patterns of their movement and their relationship to other communities and the way they adjust to changing situation. जैसे पहले एक घुमक्कड़ होते थे, पूरे सेंट्रल एशिया से अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, कॉन्टिनेंट पूरा घूम के आ जाते थे, बट अब कंट्रीज़ बन गए, बॉर्डर्स बन गए, तो इनका मूवमेंट अब रिस्ट्रिक्ट होने लग गया। सो इन दिस वे उनका लाइफ भी चेंज हुआ है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अनलेस वी बिगिन टू सी द चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़ एंड पीपल। We also cannot understand the problems of modernization unless we look at the impact on the environment. तो ये होती है होलिस्टिक स्टडी। एक चीज़ होती है आपने ये चीज़ पढ़ा, समझ लिया, दूसरी चीज़ होती है अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हो, कंटेम्प्ररी सारी चीज़ें देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ है तो वो क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। इंडिया में जैसे आपने पढ़ा कि हमने जैसे पैसा एक्ट एक आया था हमारा, जो पंचायती राज एरिया है वो शेड्यूल्ड एरिया में हम लेके आए। तो अगर आपको उनकी हिस्ट्री पता है तो समझ में आएगा कि ये शेड्यूल्ड पैसा जो है ये क्यों आया गया है। तो एक तो तरीका है कि आपको पैसा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और जो दूसरा तरीका है वो आपने इसका इवोल्यूशन देखा कि वाई दिस वॉज रिक्वायर्ड। जो भी चीज़ आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है ये ऐसी क्यों है, तो वो क्यों का आंसर कहाँ पे होता है, वो क्यों का आंसर यहाँ पे हिस्ट्री में होता है। और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे अपन स्टैंडर्ड 9th पढ़ रहे हैं, इसमें आपने साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, इकोनॉमिक पढ़ा, ये सब एक हॉलिस्टिक वे में डिज़ाइन किया जाता है। इसका जो करिकुलम होता है NCERT ऑल का, ये काफ़ी हॉलिस्टिक वे में डिज़ाइन होता है। सो दैट इज़ वाई
इट इज़ बेटर कि हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे आगे। ओके, सो हम अभी ये 9th का हिस्ट्री का बुक स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। सी, फॉरेस्ट की जो सोसाइटी है और वहाँ पे कॉलोनियलिज्म कैसे आया। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। आप देखो अपने आसपास, जो आप पेपर में अभी नोट्स लिख रहे हो, जो आप किताब में पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, आपकी डेस्क, आपकी टेबल, आपके डोर्स, विंडोज, डाइज दैट कलर योर क्लोथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड, आपका सेलोफेन रैपर ऑफ योर टॉफ़ी, तेंदू लीफ, बीड़ी, गम, हनी, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सब क्या है, ये सब फॉरेस्ट से आए हैं ये सारी चीज़ें। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स टू विच कम फ्रॉम दिस, साल के सीड्स से ये आता है। द टेनिन जो यूज़ होता है टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर, जो चमड़ा जो होता है लेदर का सामान बनता है, या फिर जो हर्ब्स हैं, रूट्स हैं, जिससे मेडिसिनल पर्पजेज होते हैं, तो फॉरेस्ट ये सब हमको प्रोवाइड कराता है। फॉरेस्ट हमें बैम्बू देता है, वुड फॉर फ्यूल देता है, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेज़ॉन फॉरेस्ट कहाँ पर है? अमेज़ॉन फॉरेस्ट, ये इक्वेटर, आप साउथ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑल देखिए, और इन द वेस्टर्न घाट, वेयर इज़ वेस्टर्न घाट, ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमने पढ़ी है, ये वेस्टर्न घाट है। सो इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ इन फॉरेस्ट पैचेस। मतलब यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बायो मतलब जीवित लोग हैं, फ्लोरा एंड फौना, और वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के हैं, एक ही एक नहीं, मोनो नहीं है, दैट इज़ डाइवर्सिटी है। सो दैट इज़ कॉल्ड दिस बायोडाइवर्सिटी, और इनमें से कुछ हॉटस्पॉट्स भी होते हैं फिर। सो अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपियरिंग, हम अक्सर देखते हैं ये डिसअपियर हो रही है। 1700 टू 1995 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, इतने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया क्लियर हो गया फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टीवेशन के लिए, खेती, पॉस्चर के लिए मतलब चारवाहा और इन सब के लिए, और फ्यूल वुड मतलब लकड़ी को जलाने के लिए फॉर फ्यूल। इसके लिए हमने अराउंड 9.3% बर्ड्स का टोटल एरिया हमने वी लॉस्ट इट। एंड ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट ही बेसिस है हमारी लाइफ का। अगर हम ज्योग्राफी फर्दर हायर क्लासेस में देखेंगे, उसमें क्या होता है कि जो अर्थ बनी थी, पहले अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी, फिर धीरे धीरे वहाँ पे ये वेजिटेशन आया, वेजिटेशन में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस ने फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लेके आए, और हम ह्यूमंस जो है ना, वो ऑक्सीजन के कारण ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो हमारा जो बेसिस है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ही हमारा एसेंशियल है लाइफ के लिए। तो सी, ये जैसे फॉरेस्ट है, ये कौन सा फॉरेस्ट है? छत्तीसगढ़ ब्यूटीफुल स्टेट। लुक एट द डिफरेंट हाइट ऑफ द ट्री एंड प्लांट इन दिस पिक्चर। अलग अलग हाइट के हैं, ट्री का ये हाइट देखिए, और प्लांट्स हैं यहाँ पे, वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ है। तो ये एक डेंस फॉरेस्ट है, और वेरी लिटिल सनलाइट फॉल्स ऑन द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे इधर इधर पैचेस में बहुत कम ही यहाँ पे सनलाइट आ रही है। दिस टेल्स कि इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा डेंस है यहाँ पे। बट अब ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? वाई डिफॉरेस्टेशन? सी, द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट है, डी मतलब फॉरेस्टेशन हट रहा है। सो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो, बट अंडर कॉलोनियल रूल, ये जब कॉलोनियल रूल था जैसे ब्रिटिशर्स का, स्पेनिश का, फ्रेंच का, इस कॉलोनियल रूल में ये बहुत सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव हो गया, बहुत ज़्यादा होने लग गया ये डिफॉरेस्टेशन। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, लैंड को इम्प्रूव करना है। 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन, खेती हो रही थी यहाँ पे। 1/6 ऑफ द लैंड मास जो था वो अंडर कल्टिवेशन था। नाउ दैट फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ। तो पहले 1/6 था और अब कितना हो गया? 1/2 हो गया, मतलब अराउंड 50% अभी हो गया है ये। सो सी कितना ज़्यादा एरिया आया है ना। 1/6 था, 1/6 मतलब 6 1 6 4 0 16 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट था ये। तो 16% से ये सीधा 50% हो गया। तो मतलब ये 34% कहाँ से आया? ये 34% इस डिफॉरेस्टेशन से आया है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ओवर द सेंचुरीज, डिमांड फॉर फूड वेंट अप, हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ने लग गई बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना चालू कर दिया, नई नई लैंड एक्वायर किया। कॉलोनियल पीरियड में कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। पहला रीज़न जो था वो ये था कि ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज्ड,
ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप. कमर्शियल क्रॉप मतलब एक सबसिस्टेंस होती है जो हम खुद ही के लिए यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, एक होती है जिसको हम प्रॉपरली कमर्शियल वे में कर रहे हैं, बेचने के लिए ही बना रहे हैं उसे, जैसे कि जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स आप कह सकते हैं. सो डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th सेंचुरी. और यूरोप वेयर फूड ग्रेन वर नीडेड to feed for the growing urban population और raw material were required for industrial प्रोडक्शन. तो ये सारा प्रोडक्शन कहाँ से आता था? रॉ मटेरियल आता था सब कॉलोनी से, कॉलोनी जैसे कि इंडिया. तभी दादा भाई नारोजी ने ये ड्रेन थ्योरी फिर बाद में लेके आए थे. सो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है. व्हेन द वैलीज वर फुल, ये पेंटिंग है जॉन डॉसन की. नेटिव अमेरिकन्स लाइक द दिस लकोटा ट्राइब जो लिव रहते थे ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन में. डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी थी. ये मेज़, फॉरेज्ड, वाइल्ड प्लांट्स, बाइसन को हंट करते थे. वास्ट एरिया ओपन था बाइसन को टू रेंज एंड सीन बाय दिस इंग्लिश सेटलर एज वेस्टफुल. तो 1860s आते आते उन्होंने इन बाइसन्स को बहुत बड़े मात्रा में मारना चालू कर दिया. ये बाइसन्स बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पे दिस नॉर्थ अमेरिकन प्लेन में. इनको सिस्टमेटिकली किल करना चालू कर दिया. वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड मोर एरिया फॉर देयर कल्टिवेशन. अब the absence of cultivation is in place does not mean the land was uninhabited. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में white settlers landed हुए, they claimed that the continent was empty or this terra nullius. So in fact they were guided through the landscape by aboriginal track और led by aboriginal guides. Different aboriginal communities थी इन ऑस्ट्रेलिया में, उनको clearly demarcated territory कर दिया. Australian people, their land along the symbolic body of their first ancestor. Land included in 5 different environments: salt water, riverine tract, lakes, bush, desert, plain, which satisfied their different socio-economic needs. So not only in Australia, in America, in India, everywhere, in Africa too, ये जो colonies वाले गए, इन्होंने systematically cultivable area को increase किया और biodiversity का काफ़ी loss किया. अब दूसरा कारण देखते हैं. अर्ली 19th सेंचुरी में कॉलोनियल स्टेट्स जो थे उन्होंने सोचा फॉरेस्ट बहुत अनप्रोडक्टिव होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है. दे वर कंसिडर्ड टू बी विल्डरनेस है ये, एंड दे हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. तो इनको कल्टिवेशन के अंदर लेके आते हैं ताकि ये यील्ड कर सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, रेवेन्यू को, और एनहेंस करे द इनकम ऑफ द स्टेट को. तो कुछ इनका यूटिलिटी हो जाए, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, और इससे इनकम आ जाए. तो 1880 टू 1920 cultivable area rose by this 6.7 million hectare. This was huge. We always see the expansion of cultivation as a sign of progress. हमने ये इंडिकेटर बना दिया कि मतलब ज़्यादा कल्टिवेशन हो रहा है मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लो, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड. प्रोग्रेस हो रही है बट एट वॉट कॉस्ट, किस कीमत पे हो रही है ये भी तो देखना चाहिए. सो द आइडिया दैट कल्टिवेटेड लैंड हैड टू बी टेकन ओवर एंड इम्प्रूव वॉज पॉपुलर विथ colonizer everywhere in the world. It was argument that justified conquest. 1896 में अमेरिकन राइटर रिचर्ड हार्डिंग ने wrote on this Honduras in Central America. There is no more interesting question of the present day than that of what is to be done with the world's land which is lying unimproved. इनको लगता था ये पूरी लैंड वेस्ट हो रही है. It shall go to the great power that is willing to turn it to account or remain with its original honor who fail to understand its value. तो again they were thinking कि they are doing good because this is wastage, so let us clear the forest and do something fruitful over here. Americans, gang of semi-barbarian in a beautiful furnished house of which they can understand neither its possibility or comfort nor its use. So they were seeing only one side of the coin. दूसरा नहीं देख पा रहे थे कि ये जो लैंड है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, ये कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इन ह्यूमन सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ में. अमेरिकन ओन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी फाउंड हुआ. बनानाज इंडस्ट्रियल स्केल सेंट्रल अमेरिका में आए. कंपनी ने एक्वायर किया पावर, गवर्नमेंट ऑफ दीज कंट्रीज, दे कम टू बी नोन एज बनाना रिपब्लिक. तो यहाँ से ये आपका एक हिस्ट्री आता है, दीज बनाना रिपब्लिक्स बन गए हैं यहाँ पे. ओके, दिस इज रेटोरिक ऑफ एन एम्पायर. एक और जो तरीका था वो था स्लीपर्स ऑन द ट्रैक. इनको नई नई रेल लाइंस बिछानी होती थी तो उसके लिए इनको ऐसे स्लीपर्स चाहिए होते थे, और वो जो लॉग्स होते थे वो आते थे साल ट्री से. ये साल ट्री कहाँ पे आता था? सिंगबूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897. ये जो आदिवासी है इनको हायर किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टू कट ट्री, पेड़ों को काटो, एंड मेक स्मूथ
planks which would serve as sleepers for the railway. ये plank बनाए हैं, ये sleeper की तरह काम करेंगे for railway. At the same time they were not allowed to cut these trees to build their own houses. तो see how smart these Britishers were. उनको पेड़ के ये चाहिए थे स्टेम चाहिए था, इससे वो रेलवे का ट्रैक बिछाते थे, बट ये खुद के लिए अलाउ करते थे रेलवे ट्रैक के लिए, बट आदिवासी को अपना घर बनाना होता था, मकान बनाना होता था, तो उसके लिए ये अलाउ नहीं करते थे. स्लीपर्स जो हैं वुडन प्लैंक लेड अक्रॉस रेलवे ट्रैक, दे टोल्ड द ट्रैक इन पोजिशन. नाउ in the early 19th century, oak forests in England were disappearing, so this created a problem of timber supply for the Royal Navy. What would English ships be built without a regular supply of strong and durable timber? तो बिना टिम्बर के ये अपनी रेलवे लाइन नहीं बिछा पाएंगे. तो how could imperial power be protected and maintained without ship? By the 1820s, search parties were sent to explore the forest resources of India. तो ये इन्होंने सर्च पार्टी भेजा कि आप नए नए रिसोर्सेज फाइंड करो. Within a decade, trees were being felled on a massive scale and the vast quantity of timber were being imported from India. तो ये अगेन ऐसा करने लग गए. The spread of railway from the 1850s created a new demand. Railway were essential for colonial trade. तो ये तो ज़रूरी था, रेलवे हमें बनाना ही है और रेलवे बनाने के लिए हमें ये टिम्बर की ज़रूरत पड़ेगी. Now, to run locomotive, wood was needed as fuel, and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the track together. So, each mile of the railway track required between 1760 to 2000 sleepers. इतनी इनको फिर ज़रूरत पड़ने लग गई. अब 1860s आया, रेलवे नेटवर्क एक्सटेंडेड रैपिडली. 1890 2500-500 किलोमीटर ट्रैक लेड हो गया. 1946 में लेंथ ऑफ द ट्रैक इंक्रीज होके इतना हो गया. रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया. लार्ज नंबर ऑफ ट्री को गिराया गया. 1850 आते आते मद्रास प्रेसिडेंसी में ही करीब 35,000 ट्री गिरा दिए गए इन्होंने एनुअली फॉर स्लीपर. गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई फॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी. ये कॉन्ट्रैक्टर ने अगेन बहुत सारे पेड़ काटे. तो ये देखिए, ये बैम्बू राफ्ट है बीइंग फ्लोटेड डाउन दिस कैसोलोंग रिवर इन चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट. अगेन ये क्या करते थे, जैसे रिवर का ये रिजीम है ना, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है तो ये ऊपर ही सारा गिरा देते थे जितने इन्होंने टिम्बर्स एंड ऑल डाले हैं, रैक्स डाले हैं, और ये पानी उसको फ्लो करता हुआ डाउन स्ट्रीम नीचे ले आता था. तो ये इतने स्मार्ट थे, इस तरीके से इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव कर लिया. देन दिस इज़ द स्लीपर्स ऑन द ट्रैक. इसने बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को नुकसान पहुँचाया है. अब क्या हुआ, जैसे ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक है, इसको करीब 1760 से 2000 स्लीपर चाहिए. सी मतलब इतने पेड़ काटने पड़ेंगे, बिकॉज ये स्लीपर कहाँ से आ रहे हैं, तने से आ रहे हैं. तो इतना आपको पेड़ काटना पड़ेगा 1 माइल ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए, 1.6 किलोमीटर समथिंग. वन एवरेज साइज ट्रीज 3 to 5 स्लीपर्स. 3 मीटर वाइड ब्रॉड गेज ट्रैक. कैलकुलेट कितने सारे ट्री कटे होंगे 1 माइल ट्रैक को बनाने के लिए. देन न्यू लाइन टू बी कंस्ट्रक्टेड, इंडस वैली रेलवे बिटवीन मुल्तान एंड सुक्कर. ये अब पाकिस्तान में है, नियरली 300 माइल्स. इसमें इन्होंने इतने पेड़ अगेन गिराए. वुड फ्यूल, लोकोमोटिव वुड यूज़ वुड फ्यूल, मतलब ट्रैक भी किया और ट्रेन को बर्न करने के लिए इन्होंने वुड फ्यूल की तरह भी इसको यूज़ किया. 1 train daily either way and 1 mon per train mile on annual supply of this much would be demanded. In addition, a large supply of fuel for brick burning would be required. So sleepers would have to come mainly from ये जो सिंध एरिया था, यहाँ का फॉरेस्ट इन्होंने साफ करना चालू कर दिया. फ्यूल फ्रॉम दिस टैमारस्क एंड झान फॉरेस्ट ऑफ दिस सिंध एंड पंजाब. ये यहाँ से इन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे, लाहौर और मुल्तान, इस तरीके से इन्होंने पूरा यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया फॉरेस्ट का. सी ये कहलाते हैं, ये लॉग्स कहलाते हैं. ये पूरा एक ट्री का तना है, ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे लॉग्स बना दिए. देन ये वुमेन रिटर्निंग होम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यूल वुड, ट्रक कैरिंग लॉग्स हैं. ये फ्यूल वुड कलेक्ट कर रही है वुमेन. देन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू टेक एन एरिया ऑफ लॉगिंग. दीज आर कॉल्ड लॉग्स. फर्स्ट थिंग इट डिड वॉज बिल्ड वाइड रोड सो दैट ट्रक कुड एंटर. Compare this to the forest trek along which people walk to collect fuel wood and other minus forest produce. Many such trucks of food would go from forest area to big city. अब जो दूसरा चीज़ आता है वो होता है प्लांटेशन. जैसे कॉफ़ी का प्लांटेशन, अभी हमने टी प्लांटेशन एस्टेट्स देखे थे. दीज आर कॉल्ड प्लांटेशन. प्लांटेशन मतलब एक सिस्टमेटिकली मोनोक्रॉप लगा दिया है आपने. मोनो मतलब एक ही क्रॉप पूरी आपने लगा दी है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, इंडस्ट्रीज़ मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छे से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और एक्सपोर्ट और कमर्शियलाइजेशन उसका प्राइमरी क्राइटेरिया है. तो यहाँ कौन सी क्रॉप्स आई, यहाँ पे आई टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन.
यूरोप की ग्रोइंग नीड इनकी ज़रूरत थी, तो ये अगेन कॉलोनीज़ में लगाते थे, टी, कॉफ़ी, रबर। जैसे इंडिया में टी एंड देन साउथ में थोड़ा कॉफ़ी भी है, रबर इक्वेटोरियल जो जोन्स है वहाँ पे मिलता है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गिव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर एट चीप रेट। दीज एरियाज वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड फॉर फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। तो इन्होंने पूरा पूरा फॉरेस्ट क्लियर किया और वहाँ पे ये टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। तो इन दिस वे ये स्टार्ट हो गया था डीफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट हमारे ख़त्म होने लग गए थे, या तो उनका साल या फिर उनका टिम्बर या फिर वहाँ पे टी प्लांटेशन एंड ऑल के लिए वो यूटिलाइज हो रहे थे। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे द राइज ऑफ दिस कमर्शियल फॉरेस्ट्री। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी वेल, बी सेफ एंड टेक केयर।